वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं राधे श्याम। आईबीएस टाइम्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत वेलकम है, बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की, इतिहास के एक ऐसे किरदार की, जिसको लेकर के इतिहास से जुड़े प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और जिसको लेकर के अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की धारणाएं हैं। कोई उसे विलेन और खलनायक बताता है, तो वही कोई उसे एक धर्मांध कट्टर शासक बताता है। लेकिन दूसरी तरफ भारत के बड़े इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव कहते हैं कि अगर वह फरगना की गद्दी पर नहीं बैठा होता, अगर उसने काबुल की जीत नहीं हासिल की होती और अगर वह दिल्ली को फतह नहीं किया होता, तब भी दुनिया में उसकी शोहरत होती, उसकी चर्चे होते और उसके नाम होते। उसका कारण है उस शासक की साहित्यिक उपलब्धियां, उसकी विद्वता और अपनी चीजों को व्यक्त करने की साहित्यिक क्षमता। जी हां, आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का। साल 1398 में जब तैमूर दिल्ली को रौंद रहा था, तब शायद ही वो सोचा होगा कि उसकी आने वाली छठी पीढ़ी न सिर्फ भारत को जीतेगा, दिल्ली को जीतेगा, बल्कि वो भारत का शहंशाह भी बनेगा। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को वर्तमान उज्बेकिस्तान स्थित फरगना में हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे। बाबर का जीवन संघर्षों से भरा रहा। जब बाबर मात्र 11 साल का था, तब उसके पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु तब हो गई जब वो एक छज्जे पे चढ़ करके कबूतर उड़ा रहा था। मात्र 11 साल की गद्दी में फरगना 11 साल की उम्र में फरगना की गद्दी पर बैठने वाले बाबर का जीवन संघर्षों से भरा रहा। लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि बाबर की खासियत यही रही, वो संघर्षों में हार और जीत दोनों का स्वाद चखता रहा, लेकिन संघर्षों से, अपनी हार और अपनी जीत दोनों से सीखने का जज्बा कभी गया नहीं। यही कारण है कि बाबर जब 11 साल की उम्र में फरगना की गद्दी पर बैठा तो उसकी इच्छा थी समरकंद को जीतना। बाबर समरकंद को अपने पूर्वजों यानी तैमूर की धरती मानता था और उसने फरगना की गद्दी पर बैठने के बाद 2 बार तैमूर को समरकंद को जीता, लेकिन समरकंद उसके हाथ से निकल गया। आखिर में 1502 ईस्वी में सैवानी खां उज्बेक के हाथों वो सरेपुल के युद्ध में पराजित होता है और इस युद्ध में पराजय के साथ ही बाबर राज्य विहीन भी हो जाता है और घर विहीन भी हो जाता है। राज्य विहीन और घर विहीन होकर बाबर जब इधर उधर भटक रहा था, तभी 1504 ईस्वी में वो काबुल को जीतने में सफल हो जाता है। काबुल के विजय के बाद बाबर अपने पैतृक उपाधि मिर्जा का त्याग कर देता है और पहली बार वो पातशाह की उपाधि धारण करता है। काबुल विजय के साथ ही बाबर के राज्य की सीमा दिल्ली से सटने बाबर के राज्य की सीमा भारतीय सीमा से सटने लगती है। बाबर भारत के संपन्नता और धनाढ्यता के विषय में बहुत कुछ पढ़ और सुन रखा था और तभी भारत की राजनीतिक स्थिति भी ऐसी बनती जा रही थी जिसने बाबर को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो भारत पे आक्रमण करे और भारत में अपनी सत्ता स्थापित करे। उस वक्त दिल्ली में इब्राहिम लोदी का शासन था और इब्राहिम लोदी के अपने ही नातेदार रिश्तेदार उससे खुश नहीं थे। पंजाब में इब्राहिम लोदी के जो गवर्नर के रूप में दौलत खां लोदी कार्यरत था, वो दिल्ली की गद्दी पर नजर गड़ाए हुआ था और ऐसी स्थिति में उसने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रण देता है। बाबर अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में कहता है कि जब वो काबुल में था, तब वही मेवाड़ के शासक राणा सांगा का एक दूत भी आकर उससे मिला और उसने वादा किया कि जब बाबर इब्राहिम लोदी के ऊपर हमला करेगा, तब राणा सांगा उसका साथ देंगे। इन सारी चीजों को देखते हुए बाबर ने अपना भारत विजय अभियान शुरू किया। बाबर 1519 ईस्वी में पहली बार वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बाजौर और भेरा के किले पर आक्रमण करता है और उसे जीत लेता है। बाबर अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी जिसे कि बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है, उस बाबरनामा में बाबर लिखता है कि हमने अपने जीवन में पहली बार तोप खाने का इस्तेमाल बाजौर और भेरा के किले को जीतने के लिए ही किया था। बाबर अपनी आत्मकथा में भारत में कुल 5 अभियानों का उल्लेख करता है। 5वां अभियान पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना आमने सामने होती है। जहां बाबर की सेना में मात्र 20,000 के आसपास सैनिक थे, वहीं इब्राहिम लोदी की सेना में 1 लाख से अधिक। इब्राहिम लोदी न सिर्फ एक साहसी शासक था, बल्कि युद्ध कौशल में भी निपुण था। इसके बावजूद पानीपत के मैदान में बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित करता है। बाबर अपनी आत्मकथा में बताता है कि इस युद्ध में लगभग 15,000 से 16,000 लोग मारे गए थे।
बाबर बताता है कि पानीपत का पूरा मैदान मरे हुए लोगों के सबसे पटा हुआ था। बाबर के पानीपत के मैदान में ही इब्राहिम लोदी पराजित होता है और मारा जाता है। मृत सुल्तान इब्राहिम लोदी का शरीर एक मुगलिया से बाबर की एक सेना को मिलता है, जो परंपरा के अनुसार इब्राहिम लोदी का सर काट लेता है और उसे बाबर के समक्ष पेश करता है। बाबर इब्राहिम लोदी की साहस की बहुत तारीफ करते हुए उसका सैल्यूट करता है और उसे सम्मान के साथ दफनाने की सलाह अपने सिपह सलारों को देता है। तब उसके सिपह सलार बहुत सम्मान पूर्वक उसी जगह पर पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को दफना देता है जहां इब्राहिम लोदी की मौत हुई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद बाबर आगरा की तरफ कूच करता है और 1527 ईस्वी में खानवा के मैदान में 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध होती है। बाबर का कहना था कि राणा सांगा ने उसके साथ धोखा किया, उसके साथ वादा खिलाफी की। तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खानवा के युद्ध में राणा सांगा और बाबर की सेना एक दूसरे के आमने सामने होती है। राणा सांगा के साथ तब कई शासक भारत के साथ में होते हैं, जिसमें मेवात के शासक हसन खां मेवाती, इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई महमूद लोदी और इसके अलावा चंदेरी का शासक मेदिनी राय, ये सारे शासक राणा सांगा के साथ होते हैं। लेकिन इसके बावजूद बाबर खानवा के मैदान में राणा सांगा और उसके सहयोगों को पराजित कर देता है और इसके साथ ही बाबर मेवाड़ की तरफ अपने कदम को बढ़ा देता है। बाबर 1528 ईस्वी में आगरा से आगे बढ़ता है और चंदेरी पहुंचता है, जहां चंदेरी के शासक मेदिनी राय को पराजित करता है और उसे मार देता है। मेदिनी राय को पराजित करने के बाद बाबर पूरब की तरफ अपनी अभियान चलाता है और 1529 ईस्वी में वह अफगानों को घाघरा के युद्ध में पराजित करता है और मार देता है। इस तरह बाबर भारत के भीतर अपने सभी अभियान को जीतने में सफल रहता है। 1530 ईस्वी में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मौत हो जाती है और उसके मौत के बाद आगरा के ही आराम बाग में बाबर को दफना दिया जाता है। हालांकि बाद में बाबर की इच्छा के अनुसार उसे काबुल में ले जाकर के दफना दिया जाता है। बाबर के बारे में इतिहासकार फरिश्ता ने लिखा है कि भाग्य के हाथों का गेंद और शतरंज के बादशाह बना बाबर एक जगह से जगह भटकता रहा और समुद्र के किनारे पड़े पत्थरों की तरह लहरों से टकराता रहा। तो ये रहा बाबर की संपूर्ण कहानी। वो बाबर जिसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की, वो बाबर जो एक वक्त में राजविहीन हो चुका था, जिसने काबुल को जीता और काबुल को जीतने के साथ ही भारत में एक एक करके 4 युद्ध लड़े और सभी युद्ध में भारतीय शासकों को पराजित किया और अंततः भारत में मुगलिया सल्तनत की स्थापना कर भारत का मुगल शहंशाह बना।